नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। सरकार अगले 100 दिन का रोड मैप बना रही है। इसके लिए तय किया गया है कि विभिन्न विभाग और उनकी योजनाओं को कुल 10 सेक्टर्स में बांटकर काम किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। अब 13 से 20 अप्रैल तक योगी अलग अलग विभागों की 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। उधर योगी सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी तैयार है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी के खिलाफ सपा प्रमुख ने अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि सरकार 100 दिन, 6 महीने और प्रति वर्ष के लक्ष्य तय कर 5 वर्ष काम करेगी। इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना सभी विभाग बना ले। इसके बाद मंत्री और अफसर इसकी तैयारी में जुट गए। तैयारियों का जायजा लेकर दिशा निर्देश देने के लिए सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रियों सहित अधिकारी अपनी तैयारियों का ब्यौरा लेकर पहुंचे। मुख्य सचिव ने 100 दिन के लिए समग्र कार्य योजना का खाका बैठक में प्रस्तुत किया। उसे देखने के बाद सीएम योगी ने निर्देश दिया कि विकास के दृष्टिकोण से 10 सेक्टर बना लिए जाएं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को शामिल किया जाए, उन पर आपसी समन्वय के साथ विभाग कैसे काम कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना बनाएं। वर्तमान में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही है, उनका उल्लेख करते हुए उन्हें और गति दी जाए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि 100 दिन का लक्ष्य तय करते समय व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। मंत्री अपने अपने विभागों में विचार विमर्श कर रणनीति बनाएं। ईज ऑफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम योगी ने जोर दिया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसके सभी बिंदु इस कार्य योजना में समाहित होने चाहिए। ये भी तय हुआ कि मुख्यमंत्री 13 से 20 अप्रैल तक अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। इस अवधि को निर्धारित करने के पीछे ये भी तर्क दिया गया कि विधान परिषद चुनाव की वजह से अभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद 100 दिन की कार्य योजना पर विभागवार काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर भी निकलेंगे। उसके पहले सभी जिलों के प्रभारी, मंत्री और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाने हैं। 100 दिन की कार्य योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की निगरानी का जिम्मा भी प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारियों का होगा। उधर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी के खिलाफ सपा प्रमुख ने अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद वो ऐसा नहीं कर पाए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश किसी भी हालत में 2024 लोकसभा चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो अखिलेश हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से वो ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। हर रोज वो कम से कम 2 ट्वीट करते हैं। इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़कर यूपी विधानसभा की सदस्यता जारी रखी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को भी कहा गया है कि वो छोटी सी छोटी घटना को आम लोगों के सामने रखें। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाकर कुछ ही दिनों में वो शांत हो गए थे। 11 मार्च 2017 को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2017 तक यानी 26 दिन में महज 10 ट्वीट किए। इसमें 3 ट्वीट थे जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। उनमें से भी 2 ट्वीट ईवीएम की जांच को लेकर थे। एक ट्वीट किसानों की कर्ज माफी के वादे को लेकर था।
कुछ यही आलम 2019 में भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2019 परिणाम आने के 26 दिन के अंदर अखिलेश ने केवल 22 ट्वीट किए थे। इसमें 10 ट्वीट बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, जबकि अन्य 12 ट्वीट में तीज त्योहार की बधाई और कुछ में अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीर शेयर की गई थी। लेकिन अब 2022 में चुनाव हारने के बाद अखिलेश बदले नजर आ रहे हैं। इस बार 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे, तब से लेकर आज तक यानी 28 दिनों में उन्होंने कुल 52 ट्वीट किए। इसमें 45 ट्वीट बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश अब हर तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 में जीत हासिल की, उसे ही अब अखिलेश इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के सहारे अखिलेश बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि वो आखिर किस तरह से काम करेंगे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सत्येंद्र यादव जी हैं, लीडर हैं एसपी के। साथ ही हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। सर्वेश पाठक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा साहब आपसे। खैरा साहब, अब योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन, 6 महीने और प्रतिवर्ष के लक्ष्य के हिसाब से तमाम मंत्रियों को काम करने की बात कही है, या फिर एक नेताओं को किस तरह से आगे बढ़ना है ये भी कहा है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, ये 100 दिन की क्या प्लानिंग है सरकार की? सबसे पहली तो आज आपने देखी ली होगी, नौकरी देना, खाली पदों को भरना। 3 महीने के अंदर 10,000 पद भर लिए जाएंगे। अधिक से अधिक इस समय में 10,000 पद भरे जाएंगे। तो जो हमने पहले वादा किया था नवयुवकों को नौकरी देने का, तो वो प्रयास शुरू हो गए हैं। सबसे पहला। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात थी कि क्यों उत्तर प्रदेश 60 साल में पिछड़ा रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप हो नहीं पाया। 5 साल में जितनी कैपेसिटी हो सकती थी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अब फिर से उसको और स्पीड से आगे बढ़ाइए। तीसरी बात, उन्होंने खर्चों में कटौती के लिए ये जगह ढूंढिए, ऐसी स्थानों का पता करें, अधिकारी भी और मंत्री भी, कि कहाँ पर हम खर्चा कम कर सकते हैं, कहाँ पर मितव्ययता बरती जा सकती है। तो फालतू का अगर वेस्टेज कोई सिस्टम में चला आ रहा हुआ 10-20 साल से, या लग रहा हुआ कि हाँ ये खर्चे में कटौती हो सकती है, उन सब में खर्चों में कटौती की जाएगी। ये तो मुख्य रूप से जो तुरंत एक्शन है वो ये है। बाकी हर एक मंत्रालय को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि आप 3 महीने के अंदर पूरा एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कि हम कैसे अपने को विकसित करेंगे, कैसे हम जो जनता से लेके आए क्या है उनको कैसे पूरा करेंगे। और 6.5 लाख करोड़ का बजट इस बार लगभग तय हो गया। तो जो दूसरा सपना था कि हमको अपने संसाधन बढ़ाना है, हमको अपने खर्चे घटाना है, किस तरह से हम ये कर पाएंगे, उस सब पर विचार करके एक खाका तैयार होकर एक मैप आ जाएगा। और इसी बीच में किसानों को इरिगेशन के लिए मुफ्त बिजली, उसकी तैयारी हो रही है। गन्ना किसानों के लिए जो कहा था कि अगर आपके 14 दिन से अधिक पेमेंट में कोई भी देर होती है तो आपको मैं ब्याज के पैसा दिया जाएगा, इस पर वर्कआउट हो गया है। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ काफी नेग्लिजेंस हुई है। तो उस बीच में अभी आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, पता भी होगा वैसे आपको, क्या हमारी संख्या बढ़ के 33 मेडिकल कॉलेज के लगभग आसपास हो गई है, जो कि 12 थी किसी जमाने में। और अभी हम 15-20 मेडिकल कॉलेज और खोल लेंगे इस साल के अंत तक, जिनमें करीब 12 पे एडमिशन भी चालू हो गए हैं। 16 ठीक है। सत्येंद्र यादव जी, लगातार आप लोगों की तरफ से कहा गया कि देखिए रोजगार सरकार नहीं दे पा रही। जनता ने एक बार फिर से सत्ता पर बिठाया, भारतीय जनता पार्टी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से कमान दी, और अब रोजगार पर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। हर मंत्रालय को 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी कि वो कैसे अपने मंत्रालय को विकसित करेंगे, या फिर उस मंत्रालय का काम आगे कैसे होगा। कार्य योजना बनाने के लिए 100 दिन का वक्त दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या विपक्ष संतुष्ट है, और विपक्ष क्या चाहता है कि इन बिंदुओं पर काम हो जिसका जिक्र अभी खैरा साहब कर रहे थे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंह पे तो पूरे देश के और प्रदेश के मेकअप कर रही है, लेकिन पेट भूखा है। पेट में भूख लगी है, गरीबों का पेट मार रही है और प्रदेश में और देश में मुंह पे मेकअप कर रही है, मुंह को सजा रही है और पेट को भूखा किया हुआ है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और बहुत सफाई से झूठ बोलती है, बड़े कॉन्फिडेंस में झूठ बोलती है। ये 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ये अमित शाह जी पूछा जाए कि कैसे जीता गया है, ये उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को पूछा जाए। और यहाँ पर जो अधिकारी जिन्होंने जिस दबाव में काम किया उनसे पूछा जाए, आयोग से पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन पे उनके घर पे हुई बैठकों से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कैसे जीता गया है। आप बताइए 5 साल तक क्या कर रहे थे? इन्होंने 100 दिन का जो प्रोग्राम बता रहे हैं, इससे पहले 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल क्या खाली तमाशा देख रहे थे? ये तो मुझे लगता है बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ये तो सरकार क्या कह रही है ये भी इनको आइडिया नहीं है। सरकार तो 65 मेडिकल कॉलेज बता रही है, आप 12 से 35 पे आ रहे हैं। इनको आंकड़े भी नहीं पता है कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, और इनको सरकार का उसको कैसे तुरपाई करके उस झूठ ठीक है, मैं खैरा साहब का रुख करूं, उससे पहले एक सेकंड प्रदीप जी का रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, अभी आपने सुना सपा के नेता को कह रहे पेट तो भूखा है, योजनाएं बनाने से क्या होगा? योजना पे योजना बना दी जाती है, धरातल पर दिखाई नहीं देता। सत्येंद्र जी कह रहे हैं अभी महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, क्या फौरी तौर पर उससे राहत देने की योजना नहीं बनानी चाहिए? यहाँ देखिए, हम बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है और हमारा स्पष्ट मत है कि हम सरकार को 100 दिन देना चाहते हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उसके क्रियान्वयन के लिए 100 दिन में क्या कर रही है। 100 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार को आईना दिखाएगी। सरकार से अगर अपने वायदे की तरफ बढ़ती हुई सरकार नजर नहीं आएगी तो हम सवाल करेंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें कही और कहा कि सारी चीजें व्यवस्थित है और सारी चीजें जिस तरह आगे बढ़ रही है। अभी स्वास्थ्य के ऊपर बात की, स्वास्थ्य के ऊपर के स्वास्थ्य मंत्री जी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और मेडिकल कॉलेज में जो नंबर उसका डॉक्टरों का दिया जाता है वो मंत्री जी स्वयं मिलाते हैं और वो नंबर मिलता नहीं है। आपके मंत्री जी ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और ये घटना आपके सामने समझ में आती है। इससे पहले की बहस से हमने बैठक में बात की थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है और आज जाते जाते वहां पे वो दम तोड़ देती है। और शिक्षा में जहां दावी खेरा की तमाम बातें कर रहे थे, मैनपुरी से लेकर बलिया तक जिस तरह के नकल माफियाओं की दबंगई नजर आ रही है और पोल खोलते हुए पत्रकारों की गिरफ्तारी बता रही है कि सरकार किसके साथ खड़ी है। कानून व्यवस्था पर जब बात होती है तो आप देख रहे हैं अयोध्या जिस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में इन्होंने एक प्रचंड बहुमत मिला, वहां एक मासूम के साथ बलात्कार होता है और आरोपी आज तक पकड़े नहीं जाते हैं। और जब सुल्तानपुर में पुलिस कानून व्यवस्था को पालन करते हुए इनके गुंडे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करती है, तो बजाय उसको प्रशस्ति पत्र देने का, बजाय उसकी तारीफ करने का, उन दोनों दरोगाओं को निलंबित कर देते हैं कि ये तय करें कि 100 दिन का टारगेट इन्होंने किया क्या आसन में। अब आपके नेताओं को बुलडोजर चल रहा है और जो अधिकारियों को निर्देश ठीक है खेरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वो अधिकारी समझ जा रहे हैं, ये बात नहीं समझ। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन ले लेती हूँ खेरा साहब का, उसके बाद पाठक जी का रुख करूंगी। खेरा साहब, ये कह रहे 5 साल क्या किया था जो अब 100 दिन का खाका आप बना रहे हैं? 5 साल क्या किया वो तो जनता ने बता दिया, आपको भी हमें भी, इसलिए तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह पता लग गया, आपने खूब चिल्ला लिया, 5 साल चिल्ला लिया, चुनाव में चिल्ला लिया, झूठ बोल लिया, षड्यंत्र रच लिए, कानून व्यवस्था खराब बता दी, हमारी गरीबों को भूखा बता दिया, कोविड गंदा बता दिया, सब कुछ कर्म कर लिया। अभी भी कह रहे सत्येंद्र जी की अभी भी पेट तो भूखा है, आप योजना पे योजना बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखो, जिस तरह से अभी झूठ बोला था जनता ने उसको नकार दिया, ये फिर झूठ बोलेंगे। 15 करोड़ लोगों को दुगना राशन दे दिया जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उससे अगले दिन जाग जाइए जरा, 15 करोड़ लोगों को दुगना राशन दिया है। आपको आइडिया नहीं है, मुझे लगता है आप बोलते रहे, हम चाहते हैं
अरे हमें झूठ सकता है कि आप झूठ बोलो और जनता सच आपके सामने ला देगी। हमें जरूरत सच बोलने की नहीं पड़ेगी। अभी आपने दोनों बातें झूठ बोली। आपने देखा कि नहीं, ऊपर से नहीं, बात का जवाब दो। आप 15 करोड़ लोगों को दूसरा राशन दिया कि नहीं? यस नो? सर, लोगों को राशन चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार तो हमने आपसे पहले ही कहा है। नहीं, लोगों को खैरात चाहिए या लोगों को रोजगार चाहिए? सर, हमने पिछले 5 सालों में सबसे अधिक रोजगार दिए थे। खाली जितने भी जगह थी सारे स्थान भर दिए थे। उसी का नतीजा हमको मिला। आप झूठ बोले पहले उसको आप समझ लो। झूठ जनता में चलता नहीं है। दिक्कत ये है आप झूठ बोलने से बाज आते नहीं है आपकी पार्टियां, और जनता आप झूठ को पकड़ लेती है आपकी। अभी आपने फिर झूठ बोला। भूखा पेट, आपका पेट भूखा है क्योंकि आपको भरने की अच्छी आदत पड़ चुकी थी आपके नेताओं को, वो आपका हो सकता है। लेकिन जहां तक जनता का सवाल होता तो बता दिया उसका पेट भूखा नहीं है, और हमने तुरंत कर दिया। ये हमने किया है, हमने किया है इसलिए हमारे हम पैसा बचाते हैं, इसलिए कम संसाधन जुटाते हैं। आप नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसा आपकी पेट में जाता था, आपकी जेब में जाता था। यही फर्क है। पहले की सरकार के नेता जेब में भरते थे, हम जनता की जेब में भरते थे। फर्क है। ठीक है पाठक जी, प्रमाण है। पाठक जी, बीजेपी को उसी के हथियार से घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। अगर पिछले 28 दिनों की अगर हम बात करें तो 52 ट्वीट कर चुके हैं। उसमें बीजेपी को अक्सर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने आक्रामक मोड में अब अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो गया एक्टिव होने में? आपका कहना सही है कि वो लेट हो गए। देखिए, ये एक्टिव मोड बहुत पहले करना चाहिए था। 12 से 17 में अगर वो एक्टिव रहते तो आज उनकी ये दशा नहीं होती। अब जैसे मायावती का बीजेपी यूपी से अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, उसी तरह अखिलेश यादव जी का भी है। अब देखिए, अब पूरे 10 साल वो यूपी से बाहर हो गए सत्ता से। 27 तक तो वो यूपी की सत्ता में नहीं वापसी करने वाले हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत में है यहाँ पे। सर, आप तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। 2024 की तैयारी भी तो हो सकती है ना अखिलेश यादव की। सांसद छोड़कर विधायकी को अपनाया है। पाठक जी ने तो भविष्यवाणी कर दी है, सत्येंद्र यादव जी। मैं तो भविष्यवाणी पहले भी आपके साथ बैठ के करता था कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट उसकी बनेगी। आप हमें सबक खोलते थे कि नहीं, अभी तो समय बताएगा नेहा जी। लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता। आपने कहा तो बोल दिया। मैं जो चीजें देख रहा हूँ, जो एनालिसिस है, वही कह रहा हूँ। देखिए, विपक्ष का अभी भी वही रवैया है, वही पिटी पिटाई बातें, वही घुमी पिड़ाई बातें को लेके वो माला जपते रहते हैं। न एक उनके पास स्ट्रेटेजी है, न कोई कारगर उपाय है। अब इन्होंने 100 डेज का जो रोड मैप प्लान बनाया है, आपने अपने स्टार्टिंग में बताया है, वो कितना अच्छा प्लान है। देखिए, इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट, जितने मिनिस्टर है, सबको 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल का टाइम दिया है कि आप हमें प्रेजेंटेशन दो कि 100 डेज में क्या किया। अरे एसपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला कि पिछले 5 साल में क्या किया। 5 साल में उन्होंने जो किया उसका तो उनको सत्ता मिली। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि योगी जी ने न्याय जी 10 सेकंड योगी जी ने 31 मार्च को एक ट्वीट किया कि 10,000 युवाओं को जॉब मिलेगा। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। और मैंने योगी जी के उस पर ट्वीट भी किया था कि सर इसमें इंक्रीज किया जाए। तो बहुत अच्छा कदम उठा रही है, लेकिन 10,000 जॉब 100 दिनों में ये थोड़ा कम है, इसमें और वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, रोजगार की जब हम बात करते हैं, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार चाहिए, वो तो जरूरी है ही। साथ ही साथ प्रियंका, राहुल कहाँ हैं सर? क्योंकि चुनाव से आने पहले तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद क्या नहीं लगता कि 2024 को देखते हुए वही एक्टिवनेस होनी चाहिए? अखिलेश यादव में जिस तरह की एक्टिवनेस अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया देना, ट्वीट करना, जनता के बीच अपनी पैंठ बनाए रखना, तो राहुल और प्रियंका को भी क्या उत्तर प्रदेश की जनता के बीच अपनी पैंठ बनानी चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए जो अभी तक मेहनत की है? और दूसरी बात क्या, जिस बात का जिक्र अभी पाठक जी कर रहे थे, रोजगार देना, रोजगार के वादे करना और रोजगार लोगों तक पहुंचाना,
नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार जब से ये नई सरकार बनी है, हमने महंगाई के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आज भी नेहा हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी, आराधना जी, हीरेन चौधरी जी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने सरकार के खिलाफ महंगाई के साथ प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन में हमने लाठियां खाई हैं और हमने ज्ञापन दिया, हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जहां तक अभी तमाम रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार में पिछली सरकार ने भी 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। सरकार ने स्वयं कभी 4.5 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख बताया। और जब आरटीआई के माध्यम से नौजवानों ने पूछा ये रोजगार आपने कहाँ दिया, सरकार आज तक नहीं बता पाई ये रोजगार उन्होंने कहाँ दिया। इससे पहले भी इन्वेस्टर मीट हुई थी और सरकार ने पिछली सरकार ने भी 100 दिन का समय दिया था और एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के तमाम स्क्वाड बने थे। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते बनाते सरकार रोमियो के साथ कुलदीप सिंह सेंगर और साक्षी महाराज, चिन्मानंद जैसे अपराधियों के साथ खड़ी नजर आने लगी थी। आज भी कानून व्यवस्था की हालत तो आपने देखा ही है। महंगाई पर जी आपने पूछा क्या, ये जवाब क्या दे रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार है। अरे पाठक जी ठहर रखिए। अरे प्रदीप जी, नेहा जी ने जो ठीक है पाठक जी रुक जाइए। पाठक जी मुझे मेरा काम करने दीजिए ना सर, आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब मिल जाएगा, मैं आगे टॉस कर दूंगी, नहीं तो मैं रोक देती हूँ। कलेक्टर से महंगाई कम हो गई, आप यहाँ के नागरिकों के जेब में पैसे डाल दिए। 150 रुपए से ऊपर पेट्रोल बेचकर नागरिकों के जेब में पैसे डाल दिए। 50 रुपए से ऊपर आटा बेचकर आपने नागरिकों के जेब में पैसे डाल दिए। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप जी। खेरा साहब जी, सर 100 दिन की योजना, ये कार्य योजना बनाने का क्या मतलब? एक सेकंड प्रदीप जी, अब रुक जाइए। ठीक है, 100 दिन की कार्य योजना बनाने का क्या मतलब है सर? कह रहे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान पर है, जो रोजगार मिलते हैं वो सिर्फ कागजों पर मिलते हैं, धरातल पर दिखाई नहीं देते। अब योजना बनाने की बात करते हैं, आप कहते हैं जो योजनाएं चल रही है उनको और तेजी से गति से चलाया जाएगा। सर यहाँ पे तो लोग रोजगार मांग रहे हैं, यहाँ पे तो लोग महंगाई से राहत मांग रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है सर, उस पर तो कोई जवाब नहीं आ रहा। किसी जवाब तो हर चीज पे दे रहा हूँ। अब जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। हर एक कोई भी कार्य हो उसका ब्लूप्रिंट आवश्यक है, एक कार्य योजना आवश्यक है। दूसरी बात, मंत्रियों का और 1000 रुपए के सिलेंडर अफसरों की जवाबदेही आवश्यक है। फीस अभी तक क्या था, ये जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं था। अब क्या एक नया सिस्टम शुरू किया है कि प्रधानमंत्री ने जो एक अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया है, हमें देश को कहाँ ले जाना है, हमें निर्माण में हम किसे कहाँ चूक हो रही 50-60 साल में, उसको हमें दूर करना है। उसी को मैप को लेके प्रधानमंत्री के जो आइडियाज थे, जो गुजरात में उन्हें सफलता मिली इतने साल से, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी जी भी उसी तरह काम कर रहे हैं। एक योजना होगी, उसका डिस्कशन और उस पर फिर क्रियान्वित कर लेंगे तुरंत। और जो पुरानी बातें हमने की थी उन पर ऑलरेडी क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अब बार बार ये रोजगार की जो बात कर रहे हैं, असल में क्या है, इनको ये कंफ्यूजन है कि रोजगार और नौकरी को ये एक ही चीज समझते हैं। कुछ नेताओं की ये समझ में आप बता दीजिए सर, दोनों की डेफिनेशन क्या है? ये समझ लें कि एक नौकरी होती है, एक रोजगार। खुद का कंफ्यूजन है, किसी का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जरा दूर करो यार, नहीं आए तो आप हमें समझा देना। क्या है, आप एक ही चीज को बोलते हो। नौकरी का सवाल जहाँ है, अभी जो 10,000 की बात थी, ये आज की शुरुआती बात थी 3 महीने की, इसके बाद ये डबल हो जाएगी। ये तो हुआ जॉब बताइए। और दूसरी बात सर, सरकार की तरफ से तो नौकरियां दी जाती थी, हमने तो नौकरियां ही सुना है, अब आप रोजगार भी देने लगे हैं, तो ये भी बता दीजिए सर कैसे रोजगार दे रहे हैं? उनकी वो गलतफहमी जरा दूर कर दें। जो कह रहे हैं ना संख्या ये संख्या वो समझ लो, पहले रोजगार होता है वो पैरों पे खड़ा करना किसी को, इंटरप्रीनियर्स को उसके जगह पर काम देना। हमने सिंगल विंडो पर बिना किसी गारंटी लिए हुए इंटरप्रीनियर्स को हमने लोन दिया, और तो लोन से आपने हजारों लोग आए हैं टीवी पे, तो उन्होंने और 3-4 लोगों को नौकरी पर रखा। ये है रोजगार। हर जिले में, जैसे हमने बताया था बुंदेलखंड में मान लो महुआ उद्योग तो बढ़ाया जाएगा, अलीगढ़ में साले हैं तो सालों को बढ़ाया जाएगा। अगर मुरादाबाद हर जिले को हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ की फसलें हैं, जहाँ पर पुरानी फसलें पैदा हो सकती है, जिन पर आज का ग्रीन हो रहा है, बाजरा वगैरह बिक रहा है, ये सब आपने नेगलेक्ट किया था, ये सब शुरू कर दिया गया है। आप उसको जोड़ देते हो। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, आप पिछले 5 साल में क्या किया, बार बार इस बात को पूछते हैं सर। पिछले 5 साल में तो
जनता ने जवाब दे दिया कि सरकार ने क्या किया था और 100 दिन का क्या कार्यकाल है और कैसे जो कार्य योजना है उस पे लगातार खैरा साहब जवाब दे रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है कि अब तो इंतजार करने का वक्त है, इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, समझना चाहिए, देखना चाहिए। और 2024 की तैयारियों में तो अखिलेश यादव लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो खैरा साहब को जानकारी दूंगा कि गुजरात में इनकी सरकार जाने वाली है। सर आप तो यूपी में भी कह रहे थे, आप तो यूपी में भी कह रहे थे, आप तो उत्तराखंड में भी कह रहे थे। जाने वाली अगले महीने बताना चाह रहा हूँ, सर गुजरात में जब आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे आप लगातार जी जान से जुटे हुए थे, यात्रा निकाल रहे थे, बस यात्रा चल रही थी आपकी, वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात, अभी आपके कितने लोगों ने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी गुजरात में? आप जरा रिकॉर्ड देखिए पिछले 15 दिन का, प्लीज कृपया करके रिकॉर्ड तो देख लो। आप सुन लीजिए, हम जो कह रहे हैं इतने उत्साहित न होइए, आप थोड़ा सा नहीं मानिए, हाइपर न होइए। आपकी बात मैं आपको सुन रहा था, धैर्य से सुनिए। हाँ, नास्कर ड्रम के बाद आप ही तो अभी तक पाठक जी भविष्यवाणी कर रहे थे, अब आप भी करने लगे। गुजरात में जा रही है सरकार जी, यहाँ पे जा रही है। आप तो चुनाव से पहले यूपी में भी भेज रहे थे सरकार को। जो भविष्यवाणी की वो सटीक आया। आप इसी में खुश आप रहिए। मेरी बात सुने जी, ये गुजरात से भी जाने वाले हैं, ये देश से भी जाने वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश से तो बहुत बुरी तरह से जाएंगे, क्योंकि इस बार जनता ये समझ चुकी है कि ये दबंगई। चलिए ये जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक अलग बात है, आप आएंगे या नहीं आएंगे ये बताइए ना। ये जाएंगे और हम आएंगे, क्योंकि जनता जो है, देखिए पिछली बार भी इसमें 22 में भी जनता ने इनको नहीं चुना, इनको सरकारी तंत्र ने, यंत्र ने, दबाव ने, गुंडई ने, लूट ने, धोखाधड़ी ने, जालसाजी ने इनको चुना है। अब इसमें हो गया, जनता ने नहीं चुना, बात करो ना, इनको जनता ने नहीं चुना है। और पूरा प्रदेश समय खराब कर रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, जनादेश का अपमान नहीं है। आप इस तरह की बात अगर कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जालसाज ने चुना है, इसने चुना है, उसने चुना है, सही जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं आप, नहीं लगता आपको? ये जनादेश ही तो आहत है इनसे। जिस जनादेश ने इनको नहीं चाहा फिर भी जबरदस्ती है ऊपर आके बैठ गए। कोई नहीं इनको चाहता था। इनकी तैयारी कर लो, यही बात रिपीट करना पड़ेगी आपको अगले चुनाव में। आप ये अभी तैयारी करो। देश में देखिए जिस तरह से अब न इनको न्यायपालिका की जरूरत है, न इनको कोई विवेचना की जरूरत है, किसी प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। इनका जब जो इनको विरोधी दिखता है, जो इनकी खिलाफत में दिखता है, जो इनकी आलोचना करता है, उससे घर बुलडोजर लाके खड़ा कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है सर। प्रदीप जी, सीधा सर मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ सर, क्योंकि सरकार देखिए योगी की है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और 2024 की तैयारी लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है, 100 दिन की कार्य योजना जब बनाई जा रही है, क्या कुछ प्राथमिकता में होना चाहिए सरकार की, क्या कुछ प्रायोरिटीज होनी चाहिए सरकार की? ना देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने और किसानों सभी ने भरपूर प्यार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पिछली बार सरकार नहीं कर पाई, इस बार कोशिश करके उसको ठीक करेगी। रोजगार के नाम पर एक कोशिश ये युवा चाहता है, अब उस पर लाठी ना चले। लेकिन अब सरकार ने जो एक योजना बनाई है 100 दिन में, जो इन्होंने तय किया, ये देखना है कि अब क्या शिक्षक बेरोजगारों पर लाठियां चलेंगी नहीं चलेंगी, और नौजवान जो रोजगार मांगे हैं उन पर लाठियां चलेंगी नहीं चलेंगी। अब बताइए कि इन्होंने बिजली का बिल लोगों से ये कहा था कि हम कम कर देंगे, अब ये बिजली का बिल बढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों की फीस 25% बढ़ा दी है। आप ये बताइए कि आज जो आवश्यक दवाएं हैं वो 25% का इजाफा उसमें हो चुका है। पेट्रोल के दाम आपको पता है, डीजल के दाम आपको पता है, आटे का दाम आपको पता है, कड़वा तेल 72 रुपए से 250 रुपए इन्होंने कर दिया। अब आप बताइए कि हमने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के मिडिल क्लास का ये अपराध है कि वो आटा खरीद कर खाता है? क्या ये अपराध है कि वो मिट्टी का जो नमक खरीद कर खाता है? क्या ये अपराध है कि वो कड़वा तेल खरीद कर खाता है? इसलिए आप बढ़ा देंगे। आप कहते हो कि आपने तमाम लोगों को आपने अनाज खरीदे दिया, लेकिन आप बताइए अगर हमारे साथी ने
अगर उत्तर प्रदेश के उन लोगों ने जिन्हें आटा खरीद रहे हैं, जो कड़वा तेल खरीद रहे हैं, जो गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, उन्होंने अपराध कर दिया है क्या आप उन्हें 1000 रुपए से ज्यादा में सिलेंडर देंगे? आप 250 रुपए से ऊपर कड़वा तेल देंगे? 10 रुपए में 100 नींबू देंगे? नहीं, बीजेपी कह रही है तो बीजेपी तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी प्राथमिकता में है ही, महंगाई को कम करने के लिए भी कदम उठाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जो प्राथमिकता में है उसमें आपने देखा हाल ही में कई नेताओं के अवैध जो अतिक्रमण कर रखा था उस पर बुलडोजर चले हैं। सवाल खड़ा किया, जेल भेज दिया, बलात्कार के आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। सुल्तानपुर में अगर दरोगा पुलिस अगर कानून व्यवस्था को ठीक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को लॉकअप में भेज देती है तो सरकार उन 2 दरोगाओं को ही निलंबित कर देती है। अधिकारी अपने सवादेव को मार रहे हैं, उसकी मौत हो जा रही है। ये आपकी कानून व्यवस्था है। ठीक है, बताइए, हम योगी जी से जानना चाहते हैं। ठीक है, ये कानून व्यवस्था है क्या खैरा साहब? अपने अधिकारियों के बीच में दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में दिया, तो संदेश दिया, उसको किस तरीके से लोग मान रहे हैं? ठीक है खैरा साहब, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम हो जाएंगे, आप लोगों ने वादा किया था, क्या हुआ उसका? बच्चों की फीस सर लगातार बढ़ती जा रही है, उसका क्या हुआ? और जो महंगाई लगातार बढ़ी है, पेट्रोल डीजल, पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो तकरीबन 10-12 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। सर अभी आपने चुनाव से पहले घटाए थे, अब फिर बढ़ा दिए। अभी आपने इनकी बात का कुछ हमसे प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब दे रहा था, मैं भूल गया उन्होंने क्या प्रश्न किया था, तो इसलिए हम आपको महंगाई का ही जवाब ये दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे थे, इनको शायद नहीं मालूम है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का अपराध सॉल्व करने के बलात्कारियों के बारे में बता दीजिए आप पहले। 1 सेकंड, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में परसेंटेज उत्तर प्रदेश। 1 सेकंड, अरे जिस प्रदेश में प्रदेश के मुखिया मुझे आप बोलिए हो फंसा लेके आपका तो निपटा दिया ना, आप बता रहे, सुनिए पहले। आखिर उत्तर प्रदेश का सॉल्विंग में नंबर 1 है हिंदुस्तान में, और सबसे वर्स्ट है बंगाल। नहीं बोल रहे हैं, सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ। पहली तो आपकी बात ये कानून व्यवस्था की बता दूं, मैं सजा देने में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। सुरक्षा व्यवस्था में मैं दूंगा, आप कह रहे हो कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और ठीक है, लेकिन सर आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 100 दिन के जो कार्य योजना उसमें कानून व्यवस्था प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। पाठक साहब, महिलाएं सबसे ज्यादा चुनाव में निकल के सामने आई थी, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे और कहा था कि हमें स्कूटी और हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के नाम पर वोट डाला था। ठीक है पाठक जी, सुरक्षा का सवाल है मैडम, तो आपने खुद ही देख लिया होगा, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ये भले छुपाए रखे हैं। ठीक है, हर लड़की, हर औरत, हर परिवार का आदमी ये कहता है कि हमारी बहू बेटियां 11 बजे रात तक भी, अगर 10 बजे रात को कोई नहीं कहता है, एक करके बोलिए। ठीक है, पाठक जी को बोलने दीजिए। ठीक है प्रदीप जी, सतेंद्र यादव जी, ठीक है। सतेंद्र यादव जी, जनता बाहर निकल के आई, एक बार फिर से चुना है, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया और उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा के नाम पर वोट हमने डाला है। तो ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो कुछ तो बेहतर दिख रहा होगा ना सर, आप लोगों से बेहतर कुछ दिख रहा होगा। मैं आती हूँ, एक बार पाठक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ सर। छात्रा के साथ आप कुछ बोलते हैं, जितनी महिलाओं ने एक एक करके रखिए सर, बात ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए। खैर साहब, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। पाठक जी को बोलने दीजिए, फिर आते हैं, रुक करते हैं एक एक करके। ठीक है नेहा जी, जो इन्होंने गाजियाबाद की घटना का जिक्र किया, तो मैं इनको याद दिला दूं, ये कहना भूल गए कि योगी गवर्नमेंट ने यहाँ के एसएसपी को निलंबित कर दिया।
और आपके साथ कितने डिबेट में जब चुनाव हो रहे थे आपने खुद भी देखा कि जो महिलाएं वोट इनको दे रही थी, जो महिलाएं वोट देने आ रही थी, उनका एक ही मुद्दा था सुरक्षा की भावना है मन में। ऐसे मत करिए प्लीज। रोक नहीं सकते, चाहे जैसे भी सरकार आ जाए। 5 साल की अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय का मंजर देख लीजिए और आप देख लीजिए। गाजियाबाद में घटनाएं में इंक्रीज हुआ था, चीना जब्ती की घटना, ये घटना, वो घटना। ठीक है, चलिए कानून व्यवस्था 100 दिनों की योजनाओं में सबसे टॉप पर होना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र, एक सेकंड, ऐसे मत करिए सर, मुझे एक एक करके सबको मौका दूंगी सर, इस तरह से मत करिए प्लीज। भाजपा के लिए चोरी से नहीं, सामने से बैठिए भाजपा के लिए। बकवास बंद करिए आप, बेतुकी बातें मत बोलिए मेरे को। ठीक है देखिए, यादव जी से नहीं, चोर मैं जो सच्चाई है वही बात करूँ। क्या एसएसपी को सस्पेंड नहीं किया गया? भाषा के इस मर्यादा को मत लांघिए सर, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ प्लीज इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए। नहीं नेहा जी, मुझे एक एक करके, पहली बात तो एक एक करके बोलिए। प्रवक्ता हो गया, ठीक है मुझे बोलना है। ठीक है, एक एक करके। अगर इनको सच्चाई पचती नहीं है तो इसमें मेरी क्या समस्या है? सच्चाई को पचाना सीखिए। बीजेपी को वापस दे, प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा है। आप जैसे लोग लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ होता तो ये 10 साल का बनवास नहीं मिलता। 24 को भूल जाइए। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे नहीं अच्छा लगता। सभी बोलेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। प्रदीप जी, इनसे पूछिए कि अगर इनका 47 से 125 MLA हुआ है तो गोभी का चोर दरवाजे से जीत के आए हैं। से चुनाव सर कोई किसी को नहीं बोलने देगा, इस तरह से होगा इनका। ठीक है, एक एक करके मैं अनुरोध करूंगी, आप लोग अपनी बातों को रखिए लेकिन एक एक करके रखिए। बीच में एक दूसरे की बोलेंगे, देखिए कोई मतलब नहीं रहेगा डिबेट का। खैरा साहब कुछ कहना चाहते हैं? खैरा साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं डिबेट को हमको खाली ये उत्तर देना है, क्योंकि एक बात इन्होंने उठाई थी तो मैं बता दूं, चुनाव से पहले साल की ये रिपोर्ट अपने सामने इस साल तो आई नहीं है। अपराध में उत्तर प्रदेश ने 60% सुलझाए हैं और दिल्ली ने 33%, पंजाब ने 22% और बंगाल ने 1%, उत्तर प्रदेश 7%। तो आप जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, किसान आत्महत्या में उत्तर प्रदेश में 126, महाराष्ट्र में 5000, आंध्रा में 10,000, पंजाब में 523। सर बेरोजगारों ने कितनी आत्महत्या की ये भी बता दीजिए। इन्होंने ये सब आपके टीवी के माध्यम से झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे, ये षड्यंत्र तो हम तोड़ना पड़ेगा ना, सत्य तो मुझे लाना पड़ेगा ना सामने। इन्होंने चूंकि बोला, ये कौन से आंकड़े बता रहे हैं खैरा साहब आप? अरे सब फर्जी बात। अब इनको तो बताना पड़ेगा ना, हमने क्या किया 5 साल में, एक दंगा नहीं। मुलायम सिंह जी ने क्या किया, क्या हुआ? कांग्रेस तो कह रही है अपने राज्य में दंगा नहीं कराते, लेकिन राजस्थान में दंगा करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया। कांग्रेस तो ये कहती है सर, इन्होंने ये सब करा है, कानून व्यवस्था इन्होंने छेड़ा है ना, तो इनको इनका चेहरा दिखाना तो पड़ेगा। इन आपको ढक के सफेद कपड़े पहन के घूमने से आपके मुख्यमंत्री से कुछ नहीं होगा। प्रदीप जी कह रहे हैं एक दंगा नहीं हुआ हमारे शासनकाल में। प्रदीप जी कह रहे हैं एक दंगा नहीं हुआ हमारे शासनकाल में। अब रुक जाइए, प्रदीप जी को बोलने दीजिए, ठीक है, एक करके रखिए। प्रदीप जी बोलेंगे। सर देखिए, अगर इस तरह से करेंगे मैं सबकी आवाज बंद करवा दूंगी, जिससे सवाल पूछूंगी उसी की आवाज खुलवाऊंगी बस। आपको मुझसे पूछा था। ठीक है, ओके सर, ओके, प्रदीप जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आपने मुझसे बिल्कुल ठीक है सर। तसल्ली नहीं हुई तो जैसे ही आया सामने बोल खुलने लगी, नहीं बर्दाश्त कर पाए। प्रदीप जी आप बताइए, आप इस तरह आप एक चीज सहारनपुर के दंगे आपको पता नहीं है क्या? आप उसके बाद आप जब बता रहे हैं और आप दंगों की बात करते हैं, आप तो वो लोग हैं जब मांगों को लेकर किसान आपके पास पहुंचते आप उस पर छाप चढ़ा देते हैं। वो किसान ने मोहर लगा दी, समर्थन करते हैं। क्या हुआ था उसमें? आपको क्या हुआ? आपको क्या किया? आपने एक दिन नहीं लड़ा, आपने किसानों को गुमराह दिया, तो आपको रास्ता दिखा दिया किसानों ने। नहीं खैरा साहब, किसानों के लिए एक सेकंड कि आपको भरपूर समर्थन इस बार मिला, तो आपने जो 100 दिन का टारगेट रखा है, इन 100 दिनों में अभी तक से आपकी सरकार गठित हो रही है, तब से अभी तक बता दीजिए। ठीक है, गोरखपुर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर बेंच पर बता दीजिए।
आप बेरोजगारी पर बता दीजिए, बढ़ती महंगाई पर बताइए, आप नई सरकार में बताइए कितनी सरकार। नहीं खैरा साहब जो आप लोगों ने वायदे किए, किसानों का भी जिक्र भी प्रदीप जी ने कर दिया। ठीक है प्रदीप जी, ओके ठीक है। खैरा साहब, आप लोगों ने कहा था कि सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनके लिए जो है बिजली आधी कर दी जाएगी या कम दर पे बिजली मिलेगी। सर ये जो वायदे हैं, क्या नहीं लगता कि उन जो वायदे आप लोगों ने मैनिफेस्टो में किए थे, जनता से किए थे, 100 दिन में तो उसका पूरा लेखा जोखा तैयार होना चाहिए कि उन योजनाओं को, उन वायदों को कैसे पूरा करना है आपने। सरकार बिजली के बिल बढ़ाने ले लीजिए ना। प्रदीप जी कह रहे हैं बिजली का बिल बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग। एक मिनट, प्रदीप जी ने सवाल किया, फिर आपने किया, फिर प्रदीप जी ने मेरा जवाब दे तो दिया, इनसे सुन लीजिए ना। हमें जरूरत हमारी है कहाँ इनको, इसीलिए तो पिट रही है। तो सुन सकते नहीं, गुमराह करते हैं जनता को, सही मालूम रहते हैं। आपने सुना नहीं, बोले जाएगा। अब सुन लेते हैं, खैरा साहब को सुन लेते हैं, खैरा साहब को सुन लेते हैं। प्रदीप जी 10 दिन हुए हैं हमको सरकार बने हुए, प्रदीप जी देखिए, आप इतने सीनियर लीडर है सर, इस तरह से मत करिए प्लीज। कोई भी पुलिस अधिकारी निलंबित नहीं हुआ, उसके खिलाफ। अरे आपकी और पोल गए, जनता सुन लेगी और पोल खुल जाएगी। अब की बार वो 2 सीटें भी गई, नहीं तो सुनने का मानता रखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सुनिए ना, जब आप प्रश्न करते हो खुद ही जवाब देते हो यार, क्या करिए। अजीब बात बोलते रहिए और ये बोले जाओ। ठीक है प्रदीप सिंह जी, सर अनुरोध करती हूँ आपसे, आप प्लीज अभी सुन लेते हैं, फिर काउंटर करिएगा ना। सुन लेते हैं। बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा क्या? अयोध्या की बेटी का मुद्दा नहीं रहेगा क्या? मुख्यमंत्री की सुरक्षा मुद्दा नहीं है क्या? ठीक है, अब आपने बोल दिया, अब खैरा साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और गेस्ट के पास चलते हैं। ठीक है खैरा साहब, रखिए अपनी बात। क्या कह रहे, हमें समझ ही नहीं आया। आप पूछ लीजिए मुझसे क्या कहना चाहते। सर आप अपनी बात रखिए, वो जो वायदे किए थे वो 100 दिन में कार्यकाल में होगा क्या? कार्य योजना बनेगी क्या उसमें? किया था, मैं वही कह रहा था आपसे। अभी हम बिजली के बिल का क्या होगा? हुआ है, सरकार बने हुए, अभी हमने अपना प्लान बना के बता दिया है। हमने मंत्रियों को, अधिकारियों को मिला के इनमें समन्वय रहने के लिए सारी बातें समझा दी हैं। जिम्मेदारी फिक्स करेंगे अगर ये होगा। मंत्रियों को भी कह दिया कि अगर अधिकारियों से आप काम नहीं ले पाएंगे तो जिम्मेदारियां फिक्स करिएगा उनके ऊपर। अब एक प्लान दे दिया है जो प्रधानमंत्री का जो। सर तो ये वादे करने से पहले प्लान होना चाहिए या फिर वादे तो कर दिए, ये नहीं पता कैसे पूरे करेंगे? प्लान तो ये वादे करे हैं, उसकी प्लानिंग तो आज शुरू होगी ना। और प्लानिंग नहीं है, क्रियान्वयन भी चालू हो गया, हमने आपसे बता दिया। देखिए दुगना राशन तुरंत किया है, अब अगला स्टेप है, अगला भी चालू हो गया है। गन्ना किसानों का अगर पैसा नहीं भुगतान होता तो उनको ब्याज देने के लिए आवास हो गया है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाओं का जहाँ तक सवाल था उस पर भी क्रियान्वयन हो गया है। आज मीटिंग भी हो गई, आपने देख लिया, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर। हम तो तुरंत तो सर सब पे तो काम हो ही गया है, सबकी मीटिंग हो ही गई है। तो ये कहे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टो में वायदे थे वो अब 100 दिन के अंदर ही कहीं पूरे हो जाएंगे, ये मान के चले? यही तो मैं कह रहा हूँ, 100 दिन का टारगेट है। जो वादे हैं उसके लिए 5 साल मिलते हैं। बोले ना, उनको बोलने की आदत सीख लीजिए ना। क्या डिबेट में आप आते नहीं जब जी, जो हमने प्रोफेसर मुझे जवाब कितने पैरामीटर तो हमारी होनी है ना। आप सर अगर वो जो आपने वायदे किए थे, पूछ लीजिए ना वादे के बारे में, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इनको जवाब देना। ठीक है सर, ऐसे मत करिए सर। अगर वो वायदे आप पूरे नहीं करेंगे तो अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में है, सवाल पूछेंगे आपसे, कहाँ गए वो वायदे? करेंगी आप मुझसे प्रश्न करेंगी और मेरे उत्तर के बाद इनका मुंह लटक जाएगा, इसलिए बीच में बोलते हैं। क्योंकि इनको पता है इनकी पोली खोलेंगी, मुंह लटकेगा, चेहरा ऐसा हो जाएगा। अभी तो जनता ने चेहरा लटकाया, अब हमारी तरफ से होगा जो हम काम दिखाएंगे। आप सुन नहीं सकते, आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, आप का प्रश्न है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, क्या वाकई जो सरकार के जरिए काम हो रहा है, विपक्ष भी डरा हुआ है क्या? कितना बेहतर काम हो रहा है, एक बार फिर से 2024 में भी जीत का परचम लहराया जाएगा, उस हिसाब से योगी सरकार काम कर रही है क्या? नहीं, यही आपसे कह रहा था कि इनका काम है कि जो समस्याएं हैं आपको लगती हैं उस पर बात कीजिए ना, उस पर बात नहीं कर, क्योंकि है नहीं इनके पास कुछ मसाला। जब मसाला मिले गलती। अब आप महंगाई की बात कर रहे थे, वो सी बात, यहाँ महंगाई है,
आप उसे बहस करते, उस पर नहीं, आप फौरन कानून व्यवस्था पे जंप कर गए। क्योंकि आपको पता है कि हम बता देंगे कि मनमोहन के राज में इससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। हम आंकड़े दिखा देंगे। ठीक है पाठक जी, क्या ये 2024 की तैयारी है क्या योगी सरकार की तरफ से? देखिए नेहा जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि 2024 की तैयारी है। सुन लेते हैं सर, ऐसे नहीं। हमने ये भी देखा था कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आया था और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस से ही ऐलान किया था कि विपक्ष आप कहने लगेंगे कि ये तो 2024 के लिए रेडी हो गए। तो बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो यूपी की जनता या 4 राज्यों की जनता या जो बीजेपी से की जो यूनियन गवर्नमेंट है सरकार, उन्होंने जो जो वादे किए हैं उस पर अमल करे। और यूपी में इनको 2 साल का है, क्योंकि देखिए यूपी ही सबसे बड़ा स्टेट है देश का, और यहाँ जो जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। देखिए विपक्षी लोग लामबंद करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं कि क्या पता अगर 2024 में सारे विपक्षी एक हो जाएं बीजेपी को हराने के लिए, और ऐसा हम देख रहे थे। यूपी में भी अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करने के लिए ममता जी कहां से चल के आती है, जबकि उनके आने का कोई फायदा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस को देखिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बीजेपी के पास अब एक ही उपाय है कि 2024 अगर जीतना है तो जो भी वायदे पूरे किए हैं जनता से उन पे काम करना होगा। आपने कहा था बिजली का बिल, सचमुच ये उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हुए नहीं। तो इन 100 डेज में जो 100 डेज में जो वो प्लान बनाया है, क्या अगले महीने से लोगों के जो बिजली के बिल आएंगे वो रिड्यूस रेट पे आएंगे क्या? ये सारी बातें जो है वो सचमुच जनता जानना चाहती है। और किसानों का देख लीजिए 5,000 से ऊपर करोड़ रुपया का मतलब बकाया है, तो वो भी इन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर किसानों का, गन्ना किसानों का जो बकाया है वो भुगतान होगा। बिल्कुल 28 से 30 दिन बीत गए सर, कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, 28 से 30 दिन बीत गए। अब इन्होंने 100 दिन का रोड मैप बनाया है। अब हमें ये देखना है कि 13 से इन्होंने 20 अप्रैल तक का समय दिया है हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब 20 अप्रैल के बाद क्या बीजेपी सचमुच कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, तब हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। ठीक है प्रदीप सिंह जी, जवाब लेने के लिए तैयार हैं आप लोग सरकार से? हमने पाठक जी की बात का समर्थन करते हैं। देखिए कोई भी सरकार जब नहीं बनती है तो 100 दिन का समय एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते 100 दिन का समय हम देते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। 100 दिन उसको जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको उसके क्रियान्वयन के लिए हम 100 दिन का समय देंगे। 100 दिन के बाद अगर कोई उन वायदों पर खरा सरकार नहीं हो तो अभी तो हम सवाल खड़ा करेंगे। आज जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो सब सामायिक मुद्दे हैं। आज हम अगर अयोध्या प्रकरण पर बात कर रहे हैं तो वो आज की कानून व्यवस्था इस पर सवाल खड़े करने चाहिए। आप अगर योगी जी के सुरक्षा में ट्रेन लग रही है तो उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। नाराज हो जाते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे, 100 दिन बात करेंगे। आप जवाब देते हो, 100 दिन बात करेंगे, लेकिन आप बताइए मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनकी सुरक्षा में ट्रेन लगी या नहीं लगी? और अगर लगी तो वो पुलिस अधिकारी के खिलाफ आज तक क्यों नहीं हो रही है, वो निलंबित क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल तो सरकार और हमारे प्रदेश के मुखिया है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक को है। ये सवाल अगर कांग्रेस कर रही है, ये सवाल अगर कमिश्न कर रहे हैं तो इसमें अपराध क्या है? बिल्कुल। चलिए 100 दिन की तैयारी में योगी सरकार लग गई है, लेकिन 100 दिन की तैयारी करने के लिए वक्त विपक्ष भी दे रहा है। अब क्या कुछ प्राथमिकताएं सरकार की रहेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो मैनिफेस्टो में वायदे और दावे किए गए थे वो जल्द से जल्द पूरे हो, जिससे सीधे सीधे जनता लाभान्वित हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।